क्या बात है जिसके माध्यम से हमें सीखना चाहिए? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। मैं बात करूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। लगता है सभी साथी आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2 दिन के गैप होने का मतलब है बहुत से साथियों का सो जाना। और ये बात कितने लोग पूछते हैं ना, कितने जिज्ञासु होते हैं लोग, ये सबका ही क्वेश्चन है मुझे जहां तक लगता है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। और सबसे बड़ी कमजोरी है आलस। आलस को त्यागें, अपनी टीम को त्यागना सिखाएं। कोई आपसे पूछे भाई मैं कामयाब होना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट अच्छा मिले तो मजा आ जाए, उसको बोलो नहीं भाई। पहला रूल यही है कि प्रोजेक्ट अच्छा मिले या प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, पहला रूल तो ये है कि तुम अपनी कमजोरियों को त्याग दो, आलसपन छोड़ दो। एक बार सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी। पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो, और उनमें सबसे बड़ी कमजोरी है आलस। अच्छा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट होने में भी यही कमजोरी काम करती है। आलस होता है पूरी जानकारी कैसे लें, दूसरे से पूछ लेते हैं भाई कैसा है, वाह भाई वाह मुझे इनकम आ रही है, बहुत वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिखावा नहीं, जानकारी लेने की जिज्ञासा होनी आवश्यक है। जैसे एक बार एक बहुत महान फिलोसफर होते थे, उनसे किसी एक शिष्य ने पूछा, फिलोसफर का नाम था सुकरात। और सुकरात एक जाने मानी हस्ती हुई है, ऐसी हस्ती वेस्टर्न कंट्रीज में जिसका नाम सबसे ज्यादा है। उससे किसी एक व्यक्ति ने पूछा भैया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य क्या है? आखिर वो कौन सा गुण है, क्या खास बात है जिसको प्राप्त करके सफलता सीधे सीधे पाई जा सकती है? और सुकरात से जब इस बारे में पूछा गया तो सुकरात ने कहा ठीक है आपसे बातचीत करते हैं, कल सवेरे नदी के किनारे मिलो, वहां एक अच्छी प्रसिद्ध नदी थी, उस नदी के पास किनारे पे आके हम आपको सिखाएंगे सक्सेस का रहस्य क्या है, सफलता का रहस्य क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। दूसरे दिन जब वो व्यक्ति वहां पहुंच गया नदी के किनारे और बैठ के उसने वेट किया भाई गुरुजी को आने दो। गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, नदी में उतरो और गहराई नाप के दिखाओ कि इस नदी की गहराई कितनी है। व्यक्ति बड़ी उत्सुकता के साथ कि आज तो भाई सीक्रेट ऑफ सक्सेस हाथ लग ही जाएगा, वो नदी में उतरकर आगे की तरफ गया, पानी की गहराई नापी। और जब पानी लगभग नाक तक पहुंच गया, स्कुरात थोड़ा शरीर में लंबे तगड़े होते थे, उन्होंने देखा भाई नाक तक पानी पहुंच गया है। अचानक से उसका सिर पकड़ा और पानी में उसको दबा दिया। पानी में जब 4 फुट नीचे उसको पकड़ के और उपने ऊपर नहीं उठने दिया, तो उसका पूरा शरीर कैसे छटपटाया होगा, कितना वो झटपटाया होगा, कितनी कोशिश उसने उस व्यक्ति ने की होगी कि कैसे भी करके एक बार सुकुरात के हाथ से मुझे मुक्ति मिले और मैं ऊपर आऊं, सांस लूं। लेकिन सुकुरात शरीर का तगड़ा गुरु था, फिजिकली स्ट्रांग था, उसने उसको पकड़ के वहीं दबा के रखा। और जब ये लगा सुकुरात को कि हाँ अभी इसने पैर हाथ मारने लगभग छोड़ दिए, तो उसको छोड़ दिया और ऊपर आने दिया। ऊपर आया फनफनाता, बड़ी मेहनत करके उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली, और फिर सुकरात ने उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। तो सुकरात ने उससे बाहर आने के बाद पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? जब तुम्हें 4 फीट नीचे पानी में तुम्हारे हाथ पैर तुम झटपटा रहे थे, तुम्हारी इच्छा क्या पाने की थी, क्या चाह रहे थे तुम? तो व्यक्ति ने कहा मैं बस इतना ही चाह रहा था, एक बार बाहर निकलूं और सांस ले लूं वरना मेरी जान चली जाएगी। जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। तो सकुरात ने वहीं पे उस व्यक्ति को जवाब दिया, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को भी उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, जितनी एक्साइटमेंट, जितनी मजबूरी आपको बाहर निकलकर सांस लेने की थी, जब इतना ही आपके लिए जरूरी हो जाएगा सफलता को प्राप्त करना, और उतनी ही तीव्र इच्छा उठेगी आपकी कि इतना ही झटपटाओगे, इतना ही कोशिश करोगे, तो आपको निश्चित रूप से जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, जो सफलता है, वो मिलेगी। फिर धरती की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मुझे लगता है हमारे सभी साथी आ गए हैं, और हमारी प्लेटफॉर्म पे हमने ब्लॉकचेन के बारे में सीखा है, हमने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में सीखा, हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिंडिकेट के बारे में सीखा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन पर रहने वाला है, लेकिन बहुत से साथियों का
आपने जिन-जिन साथियों को अभी तक माहौल में ढाला है कि सफलता के लिए एजुकेशन बहुत आवश्यक है। कोई हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव लेवल का व्यक्ति है, सिल्वर लेवल का व्यक्ति है, अगर वह एजुकेशन नहीं लेता है तो उसकी ज़िम्मेवारी याद रहे आप लोग नहीं लेंगे। सीखना यहाँ कंपल्सरी है। आप अपनी टीम में 4 लोगों को अगर ब्लॉकिस्ता जॉइन करा के और ये कहोगे कि भई इनकी ज़िम्मेवारी आपकी है, ऐसा कोई भी अपने ऊपर ना ले। वो अपने साथ काम करने वाले लीडर को बिल्कुल प्रत्युत्तर दे इस बात का कि आपको सीखना होगा, अपनी टीम के साथ निश्चित रूप से मिलके काम करना होगा। आपको अपनी कामयाबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको अपनी टीम की कामयाबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। सबको एक-दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ना है और यही किसी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए उसकी परियोजना के कामयाब होने में प्रमोटर्स का और इन्वेस्टर्स का सबसे अहम रोल होता है। आइए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ। ये एक ऐसे बच्चे का एग्ज़ाम्पल है जो पढ़ने-लिखने में थोड़ा-सा मंदबुद्धि था। उसको भी लगता था मेरे को आधे घंटे में क्या ही, जैसे हमें लगता है 7 बजे आएँगे, सीखेंगे तो सीखने को क्या ही मिल जाएगा। ऐसे कितने ही बच्चे होते हैं। तो ये एक ऐसे बच्चे की परंपरा, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गुरुकुल के टाइम पे था। और गुरुकुल के टाइम पे आप सभी मानते हो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके ये चाहता था कि हर बच्चा सीखे और कुछ करके दिखाए। ऐसा ही उस बच्चे के लिए भी उस गुरुकुल में निदान लिखा गया कि भी ये लड़का पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसको गुरुजी स्पेशल टाइम देते थे। और वहाँ परंपरा भी होती थी, बच्चे खाली पढ़ाई नहीं करते थे, गुरुकुल की जो देख रेख भी करने का काम होता था वो सारा बच्चों का होता था। मैं जिस बच्चे की ये कहानी सुना रहा हूँ उसका नाम था वरदराज। वरदराज ने अपने गुरुकुल में पढ़ने लिखने में, मैंने जैसे कहा, थोड़ा-सा मंदबुद्धि था, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था, तब भी उसको कोई बात याद नहीं होती थी, स्मरण नहीं रख पाता था। तो गुरुजी की ये बात समझ में आई कि ये बच्चा यहाँ उपहास का कारण बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी खत्म हो जाए और ये भयंकर वाला जो डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन का शिकार हो जाए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी जो है इसको नहीं मिल रही थी। और फिर गुरुजी ने उस बच्चे को अलग से बुलाया और उसको समझाया कि बेटा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ रही है जितना आपको समझना चाहिए, तो आप समय बर्बाद मत करो। बच्चों के बीच में उपहास का, मज़ाक का कारण ना बनो और घर जाओ, घर जाकर समय बर्बाद यहाँ ना करके अपने घर पे अपने परिवार के साथ, उनके घरवालों के जो काम होते हैं उसमें उनकी मदद करो और घरवालों के काम में अपना हाथ बटाओ। जो काम हो रहा है घर पे उसी काम को सीख के उस परिवार के लिए और अपने काम को बड़ा करने की कोशिश करो। शिक्षा तुम प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, भई एजुकेशन वाला हिस्सा जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, और भारी मन से वो गुरुकुल से अपने घर के लिए निकला होगा। और जब घर के लिए गया तो दोपहर का समय, उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। पास में एक कुआँ कुआँ जो पानी वाला कुआँ होता है, पहले के टाइम पे कुएँ होते थे, तो वहाँ पे रुक कर उसने पानी भरती हुई महिलाओं को देखा। उसने देखा महिलाएँ जब रस्सी से पानी खींच रही हैं तो वहाँ पे कुछ निशान पड़े हुए हैं, और एक महिला से उसने पूछा कि माताजी, ये निशान कैसे बने? तो उस महिला का जवाब था, ये जो कोमल रस्सी बार-बार ऊपर-नीचे आ रही है, जो जा रही है, इसी के कारण ये निशान पड़े हैं, इस रस्सी के कारण ये ठोस पत्थर पे जो निशान आ गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। सब कुछ वरदराज के शरीर में जो बदलाव हुआ कि एक इतनी कोमल रस्सी, उसकी क्या बिसात, और उसने पत्थर को देखो कैसे काट रखा है। कितना ठोस ये पत्थर है और इसको भी काट के कैसे, कितना गहरा उसमें जो है वो सुराख कर दिया है। और वरदराज बस वहीं से एक बात को कैच कर गया कि निरंतर अभ्यास करने से जब रस्सी पत्थर को काट सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और वहीं से वो वापिस घूमा, गुरुकुल गया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और कड़ी मेहनत करने की उसने ठान ली। और इतनी कड़ी मेहनत की कि वो मंदबुद्धि बालक, जिसके गुरुजी ने भी हथियार डाल दिए थे, उसने खुद भी हथियार डाल दिए थे, आगे चलकर संस्कृत लैंग्वेज में व्याकरण का एक महान विद्वान बना, जिसने बड़े-बड़े जो संस्कृत के विद्वान नहीं कर पाए वो करके दिखाया। अब उसने क्या लिखा वो देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी करके बुक है, वो उसकी लिखी हुई है। मध्य सिद्धांत कौमुदी करके बुक है व्याकरण के ऊपर संस्कृत की, वो भी उनकी लिखी हुई है। सार सिद्धांत कौमुदी भी उनकी लिखी हुई है।
गिवर पदमंजरी की जो रचना है वो भी उनकी लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास अभ्यास की शक्ति है, आपके पास प्रैक्टिस करने का साहस है, तो याद रखना ये शिक्षा ही है जो आपके सपने को पूरा करेगी। लेकिन शिक्षा भी आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद जब कर सकती है जब अभ्यास को आप जरूरी समझ लें। वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या बिजनेस में हो। पढ़ाई से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलेगी, पढ़ाई के साथ अभ्यास आप करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। अगर बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना, अभ्यास करें, अभ्यास के साथ धैर्य, मेहनत, लगन को अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जितना जुटाया जा सकता है जुटा लीजिए, और मंजिल जो सफलता जो है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपके कदमों को चूमेगा। और हमारा सबका लक्ष्य बलूचिस्तान में बीसीसी $1,00,000 का हो, हम सब उसका आनंद लें, कामयाबी के शिखर तक हम सब साथी मिलके जाएं। लेकिन जरूरी है मार्केट में चल रहे प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप छोटी छोटी बातों पे अपने प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हो तो ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज जो है वो आपके पीछे खड़ी है और आज आप उसको भूल जाते हो लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो अनुभव करें अपनी इस पार्टिसिपेंट्री टेक्नोलॉजी का जो आपके साथ सक्सेस के रूप में आपके सामने खड़ी है। और ऐसी ही एक प्लेटफॉर्म आपके बीच में है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन क्या है? एक बार सभी साथी जो लेट आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां, और जो अभी भी घर में बैठे रह गए हैं उनको आप लोग देख लीजिए, आपकी टीम से हैं जो ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देना सीखें, उनकी उनकी भाषा में उनको समझाना सीखें। जो एजुकेशन को महत्व नहीं दे सकता वो इंसान किसी काम का नहीं हो सकता, याद रखें। यही वो लोग हैं जो फिल्ट्रेट करते हैं चीजों को, जहां से कड़ियां कमजोर होना स्टार्ट होती है। मैं हैरान हूं, एग्जाम्पल दूं आप लोगों को तो मार्केट के अंदर कुछ लोगों का क्या कहना है, मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोग समझना। कोई एक प्लान आया जिस प्लान में लगभग 50% डायरेक्ट इनकम थी, और भाग के एक लीडर ने उसको पक लिया। और जब मालूम चला भाई ये क्या कर रहे हो, तो पता क्या बोलता है, सर मुझे करना है बलूचिस्तान, जोर के साथ दम लगा के करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं सोच रहा हूँ एक बार जल्दी से मेरे पास मोटा पैसा आ जाए तो मैं 20-25 हज़ार डॉलर की स्टे कर लूं और फिर टीम डेवलपमेंट करता रहूं आराम आराम से। अरे मूर्ख प्राणी, आप $1,000 की आईडी सिर्फ इसलिए लगवा रहे हो किसी प्रोजेक्ट में वहां पर कि $500 तुरंत आ जाएंगे, और उसी जल्दबाजी में लगे हो जोरों के साथ शोरों के साथ कि जल्दी से 100-200 लोगों की ज्वाइनिंग डलवा दूं $1,000 की, ताकि अपने 50,000 या $1,00,000 बन जाए। उसको मालूम नहीं वो प्राप्त क्या कर रहा है और खो क्या रहा है। वही 100-200 या 1,000 व्यक्ति जो उसको वहां कमा कर दे रहे हैं, अगर उनको वो सही डायरेक्शन में रखें तो वो उसको $1,00,000 $2,00,000 नहीं, वो उसको $1 करोड़, $10 करोड़ तक की भी इनकम करके दे सकते हैं। आप हमेशा इस बात को पहचाने कि अभ्यास करने वाला व्यक्ति, एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति को कोई फेल नहीं कर सकता धरती पे। जिसके पास पेशेंस और मेहनत का जादू है, कामयाबी उसके लिए उसकी मंजिल बन जाती है। दोस्तों बलूचिस्ता मार्केटिंग प्लान में एक बार उस व्यक्ति के बारे में समझो, उस व्यक्ति के बारे में सीखो कि उसने इस मंजिल को प्राप्त कैसे किया जिसने $2,00,000 तक का रिवार्ड ले लिया। कितनी मेहनत, कितना अभ्यास उस व्यक्ति ने किया, या उस व्यक्ति ने सिर्फ सही लोगों के साथ काम किया। कभी ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके देखिए, मिस्टर जांगड़ा जी। आप सभी डीके साहब को जानते हो, और जब डीके साहब को आप इतने अच्छे से जानते हो तो कभी जानने की कोशिश करें क्या कारण रहा है उसके पीछे कि उसके $4,00,000 तक का रिवार्ड जो है वो पूरा वो प्राप्त कर चुके हैं, और मल्टीपल आईडी पे
किसी आईडी पे 20,000 का, किसी आईडी पे 40,000 का, किसी आईडी पे तो अभी 80,000 का भी उसका होने वाला है ऑन सेपरेट आईडीज। कुछ तो विशेष बात रही होगी। अब जब ब्लॉकिस्ता में ही ऐसी एग्जाम्पल है, अब विशेष बात में भी मैं बता सकता हूँ, एक विशेष बात तो उनकी ये भी रही है कि अभी तक वेदांता क्लब पे सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है, अभी तक अमरकंटक में सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है, अभी तक कटनी में सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब कुछ तो सेपरेट है। वो सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं देता कि टीम बड़ी कैसे बनानी है, उनको ये भी मालूम है कि मेरे पास कॉइन आ रहे हैं तो मुझे टीम से कैश करने हैं, कि मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, एड ऑन सेल्स करनी है, जिससे प्रोडक्ट भी बड़ा हो, प्रोजेक्ट भी बड़ा हो और खुद भी बड़े बने, या सिर्फ टीम पे वजन बनना है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो एजुकेशन के साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगी। हाउ टू बिकम रिच विद ब्लॉकिस्ता। अगर आप अपने सभी पहलुओं को अच्छे से पहचान लेंगे तो मेरी बात को याद रखना दोस्तों, आप अपनी टीम के लिए भी जादुई और करिश्माई लीडर बनेंगे, और प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्लेटफॉर्म के लिए भी जादुई और करिश्माई लीडर बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपके प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी ब्लॉकचेन क्या है आपको मालूम हुआ, आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है उस पर हम आएंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट के रूप में आपके पास क्या प्लेटफॉर्म आपने जाना। आइए आज नॉन फंजिबल टोकन को जानते हैं। नॉन फंजिबल टोकन जो है, इसकी पहचान डिजिटल पहचान होती है जो एक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड की जाती है। एक खास डिजिटल पहचान होती है इसकी। ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसके मालिक का नाम और प्रमाण सत्यापित करने के लिए किया जाता है। एनएफटी अगर कोई एक बन जाए तो उसको ना तोड़ा जा सकता, ना उसको कॉपी किया जा सकता। बस उसका मालिकाना हक जो होता है, जो ब्लॉकचेन पे दर्ज होता है, जिसको हम एनएफटी बोलते हैं, उसे मालिक द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब एक मालिक जिसके पास एनएफटी का मालिकाना हक है, वो अपने मालिकाना हक को किसी अन्य व्यक्ति को ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन के एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को वो प्रोवाइड कर सकता है। और एनएफटी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा नॉलेज हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसको बनाने के लिए हल्की सी कोडिंग की जरूरत होती है। आपका थोड़ा सा उसमें गैस फीस डालना आना चाहिए, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हल्का सा नॉलेज होगा तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे। एनएफटी किसी भी कला, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो जैसे डिजिटल फाइल से जुड़े होते हैं, उसकी खास पहचान होती है। मतलब आपने कोई ऑडियो बनाई है, कोई ऑडियो को मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसका आप एनएफटी बना सकते हैं। कोई आपके पास वीडियो बना रखी है आपने, भले ही अपने गांव के किनारे तालाब पे पक्षी हैं, वो चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसकी वीडियो बना ली, दैट इज ए यूनिक वीडियो। आपने तालाब देखा, आपने पक्षी देखे, और वो उस टाइम 6:55 पे, या फिर मॉर्निंग में 5 बजे, या मॉर्निंग में 4 बजे, जो मोमेंट था उस मोमेंट को आपने वहां रिकॉर्ड कर लिया। वो मोमेंट को रिकॉर्ड करने वाले आप ही इकलौते व्यक्ति हो, वो किसी की कॉपी नहीं है। उस वक्त वहां पे 10 लोग उसकी वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो बनाई आपने, एनएफटी बनाया, आपको मूवमेंट अच्छा लगा, और दुनिया में पता नहीं जो आप देख रहे हैं वो कौन देखने वाला मिल जाए, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद पे और ज्यादा मर मिटने वाला कौन मिल जाए, और उस एनएफटी की जो वैल्यू आप डालें वो उस एनएफटी की और ज्यादा वैल्यू लगा के खरीद लें, और फिर उसी वीडियो को भविष्य में, जब ऐसा माहौल नहीं रहेगा, ऐसा वक्त नहीं रहेगा, ऐसा दौर नहीं रहेगा कि पक्षी चहक रहे हो तालाब पे, सूर्य निकल रहा हो, पहली किरण पानी में डल रही हो और पक्षी बीच से उड़ रहे हो, फिर उस वीडियो को कोई प्राप्त करने वाला, कोई बाय करने वाला मिल जाए, और पता नहीं वो कितने रुपए की जो है आने वाले वक्त में बिके। यही सब चीजों को देखते हुए जो एनएफटी मार्केट की थी वो शुरुआत हुई। 2021 में एनएफटी का कारोबार, अगर पिछले साल के मुताबिक, अगर हम 21 में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट 2020 तक, 21 तक नहीं थी। मुश्किल से ये 6 से 8 लाख, 8 करोड़ डॉलर से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई। और 2021 का साल जो लॉकडाउन का साल था, वो खत्म होते होते कहाँ 8 करोड़ डॉलर से बढ़कर ये 1700 करोड़ डॉलर तक चली गई। अदनी सी ये मार्केट 8 करोड़ डॉलर तक जो थी, बढ़ के 1700 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी।
लेकिन एनएफटी का आज भी जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो एक्चुअल वीडियोज, एक्चुअल ऑडियोज या एक्चुअल एनएफटी बनाने में कम किया जा रहा है, सट्टा खेलने में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अभी मैं नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं करूंगा। ट्रेजर एनएफटी का एग्जांपल पता नहीं कितने लोगों ने देखा, उसके कॉपी करके आए हुए कितने ही प्रोजेक्ट्स को लोगों ने देखा जिसपे कोई भी रियलिस्टिक एनएफटी नहीं था। अगर सेंस लगाओ भाई ये एनएफटी क्यों है, इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसको पसंद करने वाले क्या ही इसमें पसंद करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो एनएफटी की वैल्यू डेली 4 से 5%, 10% बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। हिंदुस्तान के बायर्स ने तो लालच में आकर पता नहीं क्या क्या बेचकर पैसा लगा डाला। और वे सानी लोग जो एजुकेशन में अपने आप को मास्टर कहते हैं, वो प्रभावित होकर ऐसे प्रोजेक्ट में चले गए और उन्होंने कितना ही नुकसान अपना तो किया ही किया, साथ में अपने इन्वेस्टर्स का भी करवा दिया। दोस्तों आप सभी को मैं आगे जानकारी के साथ ये बताना चाहूंगा कि इसका जो इतिहास है, 2014 में केविन मैकक्वाय और एनिल डैश जो है, ये दो नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मिलके जो है वो पहला एनएफटी बनाया था, जिसमें मैकक्वाय की पत्नी जेनिफर का बनाया गया एक वीडियो क्लिप था। न्यूयॉर्क में 7-on-7 सम्मेलनों के लिए एक लाइव प्रस्तुति के दौरान मैकक्वाय ने नेमकॉइन ब्लॉकचेन पर एक वीडियो रजिस्टर की। जो 7-on-7 वहां पे लाइव सम्मेलन होता है, उसमें मैकक्वाय की जो पत्नी जेनिफर को प्रस्तुति करनी थी, जिसपे ये वीडियो बनाई गई और उसने $4 के लिए इस वीडियो को बेचने का काम किया। इसको मोनेटाइज ग्राफिक बोला गया था। अभी कोई भी ग्राफिक है, उस ग्राफिक को, उस वीडियो को हमने मोनेटाइज करने का काम किया। मोनेटाइज योर वीडियो, एनएफटी को आप बोल सकते हो अगर सीधा शब्दों में कहा जाए, मोनेटाइज योर वीडियो, मोनेटाइज योर आर्ट, मोनेटाइज योर वर्ड्स। और जब वो मोनेटाइज, आज आप कितने ही गुरुओं की अगर प्रवचन जो वो बोलते हैं, कथाएं करते हैं, उनकी वीडियो लेने जाओ, किसी ने रागिनी गाई, किसी ने सॉन्ग गाया, सॉन्ग की सीडी रखी हुई है, वो भी तो अपनी कला को, अपनी सिंगिंग को मोनेटाइज कर रहे हैं। लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म की वीडियो बनती है, उस वीडियो को भी तो मोनेटाइज किया जा रहा है। कहीं 250 रुपए की टिकट देके दिखाया जा रहा है, कहीं नेटफ्लिक्स पे, कहीं G5 पे, कहीं जियो सिनेमा पे डाल के उसको दिखाया जा रहा है। इट इज मोनेटाइजिंग। ब्लॉकचेन पे इसको और भी सिक्योर्ड वे में अभी स्मॉल स्केल पे दिया गया। भविष्य में आप देखोगे हर चीज ब्लॉकचेन पे जो है वो अवेलेबल होगी। और कोई फिल्म बनाई करण जौहर साहब ने, अगर वो चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं और उसका मालिकाना हक आने वाले वक्त में कोई भी परचेज कर सकता है। ये एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन, जिससे आपके पास उसका मालिकाना हक आ जाता है। और ये इन्हीं दो व्यक्तियों के माध्यम से, केविन मैकक्वाय और अनिल डैश के माध्यम से